जय हिंद साथियों, वेलकम टू सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन। यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बाल विकास की हमारी निरंतर टेस्ट सीरीज चल रही है, उसी में हमारा ये अगला वीडियो है। सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे और इसके पहले के जो बाल विकास के प्रश्न हैं उनको जरूर देखेंगे। ठीक है, इंस्टाग्राम से आप सुमित जैन सेल्फ स्टडी क्लासेस सर्च कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप पे जुड़ने के लिए आपको नंबर दिया है, तो व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं और यूट्यूब से भी आपको जुड़ना है। साथ ही फेसबुक से जुड़ने के लिए सुमित जैन सर्च करना है और टेलीग्राम से जुड़ने के लिए सुमित जैन, और ट्विटर से जुड़ने के लिए सुमित जैन, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए आईएएस स्टडी ट्रिक आपको सर्च करना है। ठीक है दोस्तों, सभी लोग वीडियो को इस प्रकार के सब्सक्राइब का बटन पर क्लिक करेंगे, ऑल बेल आइकन को दबा पर और कल क्लिक करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज का ये वीडियो आपको 4 विकल्प यहाँ पर दिए जाएंगे, 4 में से एक का उत्तर बताना होगा। आपका पहला जो प्रश्न है कि एक पाठ्य पुस्तक ने लड़कों को बुद्धिमान और प्रमुख पात्र जबकि लड़कियों को नम्र और भावनात्मक रूप से चित्रित किया, यह खाली स्थान का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? लिंग रूढ़िवादिता का, लिंग भेद का, लिंग समरूपता का या लिंग संवेदनशीलता का। एक पाठ्य पुस्तक ने लड़कों को बुद्धिमान और प्रमुख पात्र जबकि लड़कियों को नम्र और भावनात्मक रूप से चित्रित किया, यह खाली स्थान का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? प्रश्न क्रमांक 1। तब आपका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा? लिंग रूढ़िवादिता, यानी कि जो 1 नंबर है वो बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा, लिंग रूढ़िवादिता। अगला क्वेश्चन दोस्तों, एक निश्चित दूरी के बाद दो समानांतर रेलवे लाइनों की ट्रैक मिलती हुई दिखाई पड़ती है। ठीक है, ट्रैक मिलती हुई दिखाई पड़ती है, इसका एक उदाहरण है, क्या है? मिलर लॉयर भ्रम, परिदृश्य भ्रम, गति भ्रम या फिर दृष्टि भ्रम। प्रश्न क्रमांक 2 में उत्तर बताना है कि एक निश्चित दूरी के बाद दो समानांतर रेलवे लाइनों की ट्रैक मिलती हुई दिखाई पड़ती है, इसका एक उदाहरण क्या है? तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों परिदृश्य भ्रम, यानी विकल्प नंबर जो 2 है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अंध संस्मरण कहलाता है, क्या कहलाता है? अर्थपूर्ण अधिगम, रटने द्वारा अधिगम, पुनरावृत्ति या फिर शाश्वत पाठ। अंध स्मरण कहलाता है तो क्या कहलाता है? प्रश्न क्रमांक 3, अंध स्मरण क्या कहलाता है? तब आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? रटने द्वारा अधिगम। रटने द्वारा जो अधिगम है अंध स्मरण कहलाता है। ठीक है, विकल्प नंबर जो 2 है वो बिल्कुल आपका सही होगा। अगला देखो, व्यवहारवादियों द्वारा प्रयुक्त अध्ययन की पद्धति थी। व्यवहारवादियों द्वारा प्रयुक्त अध्ययन की पद्धति कौन सी थी? सर्वेक्षण, आत्मनिरीक्षण, केस स्टडी या फिर अवलोकन, कौन सी थी? व्यवहारवादी सिद्धांतकार जो माने जाते हैं, व्यवहारवादी माने जाते हैं, उनके द्वारा अध्ययन की पद्धति थी, तो कौन सी थी? प्रश्न क्रमांक 4, और राइट आंसर आपका हो जाएगा अवलोकन। अवलोकन यानी 4 नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 4 नंबर। अगला देख लेते हैं, धर्म जिससे व्यक्तिगत बच्चा संबंधित होता है वह खालिस्तान का हिस्सा है। धर्म जिससे व्यक्तिगत बच्चा संबंधित होता है वह खालिस्तान का हिस्सा है। वंशानुगतता का, प्रसव पूर्व पर्यावरण का, सामाजिक पर्यावरण का या भौतिक पर्यावरण का, किसका हिस्सा है? प्रश्न क्रमांक 5 का उत्तर बताना है। तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा सामाजिक पर्यावरण, यानी जो विकल्प नंबर 3 है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, सामाजिक पर्यावरण का हिस्सा है। अगला देखो, व्यक्तित्व परीक्षण निम्न में से होना चाहिए। लिंग पक्षपाती, अधिक से अधिक प्रश्न वाला, विश्वसनीय और वैध या फिर नवाचारी। तो व्यक्तित्व परीक्षण निम्न में से होना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर बताना है। तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा विश्वसनीय और वैध होना चाहिए। 3 नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से डाल्टन प्लान में नहीं है तो क्या नहीं है? स्वयं सीखना, समय सारणी, सहयोग या फिर स्वतंत्रता। डाल्टन प्लान में नहीं है, तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा समय सारणी, यानी जो विकल्प नंबर आपका 2 है वो बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर। अगला देखो, सही और गलत की समझ होना एक खालिस्तान विकास का हिस्सा है। कौन से विकास का है? सांस्कृतिक विकास का, सामाजिक विकास का, नैतिक विकास का या व्यवसायिक विकास का। सही और गलत की समझ होना किस विकास का, किस प्रकार के विकास का हिस्सा माना जाएगा? प्रश्न क्रमांक 8। तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा नैतिक विकास। नैतिक
यानी विकल्प नंबर जो 3 है वो सही हो जाएगा। नैतिक विकास का हिस्सा होता है सही और गलत की समझ होना, ये नैतिक विकास का हिस्सा है। अगला देखो, एरिक एरिक्सन के अनुसार एक व्यक्ति खालिस्तान विकासात्मक चरणों से गुजरता है। 7 विकासात्मक, 9 विकासात्मक, 4 या फिर 8। एरिक एरिक्सन के अनुसार आपको बताना है कि एक व्यक्ति कितने विकासात्मक चरणों से होकर गुजरता है। प्रश्न क्रमांक 9 का उत्तर हमें बताना है। तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा 8। 8 यानी विकल्प नंबर 4। एरिक एरिक्सन के अनुसार एक व्यक्ति 8 विकासात्मक चरणों से होकर गुजरता है। ठीक है, अगला देखो, निम्न में से क्या जन्म से पूर्व होने वाले विकास को नकारात्मक रूप से प्रभावित नहीं करता? तो क्या नहीं करता? कैफीन, व्यायाम, शराब या विकिरण। जन्म से पूर्व होने वाले विकास को नकारात्मक रूप से प्रभावित नहीं करता, तो क्या नहीं करता? 10 नंबर का उत्तर बताना है। तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा व्यायाम। व्यायाम में नकारात्मक रूप से प्रभावित नहीं करता, यानी विकल्प नंबर जो 2 है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, स्मृति का वह हिस्सा जो पिछले अनुभव को संग्रहित करता है, वह हिस्सा कौन सा है? स्मृति का वह हिस्सा जो पिछले अनुभव को संग्रहित करता है क्या कहलाता है? प्रक्रियात्मक स्मृति, प्रासंगिक स्मृति, अर्थ स्मृति या गैर घोषणात्मक स्मृति। प्रश्न क्रमांक 11 का उत्तर बताना है। और राइट आंसर आपका होगा प्रासंगिक स्मृति। ठीक है, प्रासंगिक स्मृति यानी 2 नंबर सही हो जाएगा। ऐसी सोच विधि को निरूपित करने के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? जल्दी से बताना है। सोच विधि को निरूपित करने के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? बुद्धि, युक्तिवाद, एल्गोरिथम या फिर स्वानुभाविक। तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा स्वानुभाविक। स्वानुभाविक यानी कि जो विकल्प नंबर 4 है वो सही हो जाएगा। ठीक है, 4 नंबर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सामाजिक परिवर्तन का सर्वाधिक कार्यकारी कारक क्या है? परिवर्तन। सामाजिक परिवर्तन का सर्वाधिक कार्यकारी कारक बताना है। धर्म, शिक्षा, सरकार या फिर जाति। तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा सामाजिक परिवर्तन का सर्वाधिक कार्यकारी जो कारक होगा वो कौन सी होगा? शिक्षा, यानी विकल्प नंबर 2 जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय खालिस्तान को जाता है। किसको जाता है? पावलोव, कोहलबर्ग, स्किनर या फिर पियाजे। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसे जाता है? प्रश्न क्रमांक 14। और उत्तर आपका होगा प्याजे। इसका जो श्रेय जाता है वो प्याजे साहब को जाता है। ठीक है, 4 नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के निम्न में से कौन से पहलू की उपेक्षा होती है? तो कौन से पहलू की उपेक्षा होती है वाइगोत्स्की के सिद्धांत में? सांस्कृतिक पहलू की, जैविक पहलू की, सामाजिक या पर भाषाई पहलू की। प्रश्न क्रमांक 15 का उत्तर हमें लिखना है। तो आपका राइट आंसर होगा जैविक। जैविक यानी 2 नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के निम्न में से कौन से पहलू की उपेक्षा होती है? तो वो होती है जैविक पहलू की। अगला दोस्तों, कोहलबर्ग का विकास सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? भाषा विकास से, संज्ञानात्मक विकास से, नैतिक विकास से या सामाजिक विकास से। प्रश्न क्रमांक 16, कोहलबर्ग का विकास सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? तो सभी को पता है नैतिक विकास से। 3 नंबर। ठीक है, 3 नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। पाठ्यक्रम निम्न में से शिक्षण के कौन से चर में आता है? पाठ्यक्रम निम्न में से आपको बताना है शिक्षण के कौन से चर में आता है? आश्रित चर में, मध्यस्थ चर में, स्वतंत्र चर या उपरोक्त में से कोई नहीं। जल्दी से बताएं, निम्नलिखित में से शिक्षण के कौन से चर के रूप में आता है? तो आपका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा? मध्यस्थ चर। मध्यस्थ यानी विकल्प नंबर 2 जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 2 नंबर। अगला देखते हैं, एक कक्षा में एक शिक्षक पढ़ाने के लिए बाल केंद्रित उपागम का प्रयोग कर रहा है। बाल केंद्रित उपागम का प्रयोग कर रहा है, यह तरीका उपयुक्त नहीं है। समूह वार्तालाप के लिए, प्रोजेक्ट विधि के लिए, प्रदर्शन विधि के लिए या प्रश्नोत्तर के लिए। एक कक्षा में एक शिक्षक पढ़ाने के लिए बाल केंद्रित उपागम का प्रयोग कर रहा है, यह तरीका उपयुक्त नहीं है।
तो ये तरीका उपयुक्त नहीं है प्रोजेक्ट विधि के लिए। प्रोजेक्ट विधि यानी विकल्प नंबर जो 2 है वो सही हो जाएगा। ठीक है, प्रोजेक्ट विधि के लिए ये वाल केंद्रित उपागम का प्रयोग कर रहा है, ये प्रोजेक्ट विधि के लिए उपयुक्त नहीं माना जाएगा और उत्तर 2 नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। गिलफोर्ड ने अपसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया है? बुद्धि के, सृजनात्मकता के, बुद्धि एवं सृजनात्मकता के, या इनमें से कोई नहीं। गिलफोर्ड ने अपसारी चिंतन पद का जो प्रयोग किया है वो किसके समान अर्थ में किया है? प्रश्न क्रमांक 19। तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा सृजनात्मकता। सृजनात्मकता, ठीक है, सृजनात्मकता के अर्थ में, सृजनात्मकता के अर्थ में जो है प्रयोग किया है और 2 नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखो, बुद्धि एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार का सहसंबंध पाया गया है? तो किस प्रकार का? धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य या फिर सभी? बुद्धि एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार का सहसंबंध पाया गया? प्रश्न क्रमांक 20। तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा धनात्मक। कौन सा? धनात्मक, यानी 1 नंबर बिल्कुल सही। बुद्धि और सृजनात्मकता में धनात्मक सहसंबंध पाया गया है। ठीक है, प्रश्न है दोस्तों कि राष्ट्रीय दृष्टिवादितार्थ संस्थान स्थित है, तो कहां पर स्थित है? शिमला में है, देहरादून में है, कोलकाता में है या फिर दिल्ली में है? राष्ट्रीय दृष्टिवादितार्थ संस्थान कहां पर है? प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर कमेंट में लिखें। तब आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? देहरादून। देहरादून यानी विकल्प नंबर जो 2 है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रीय दृष्टिबाधितार्थ जो संस्थान है वो कहाँ पर स्थित है? देहरादून में स्थित है। ठीक है, अगला देखो, गतिक कौशलों में अधिगम निर्योग्यता खालिस्तान कहलाती है, क्या कहलाती है? डिस्फ्रेजिया, डिस्प्रेक्सिया, डिस्कैलकुलिया या फिर डिसलेक्सिया? गतिक कौशलों में अधिगम निर्योग्यता क्या कहलाती है? प्रश्न क्रमांक 2 का उत्तर बताना है हमें। तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा डिस्प्रेक्सिया, यानी 2 नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, डिस्प्रेक्सिया। ठीक है, गतिक कौशलों में अधिगम निर्योग्यता कहलाती क्या? डिस्प्रेक्सिया। अगला देख लेते हैं, अगला है मंदबुद्धि बालकों को शिक्षित करने के लिए प्रथम विद्यालय किसने स्थापित किया? मंदबुद्धि बालकों को शिक्षित करने के लिए प्रथम विद्यालय किसने स्थापित किया? टर्मैन ने, एडवर्ड सेगविन ने, गार्डनर या फिर बिने ने? मंदबुद्धि बालकों को शिक्षित करने के लिए प्रथम विद्यालय किसने स्थापित किया? ये बताना है आपको। प्रश्न क्रमांक 3 का उत्तर। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? विकल्प नंबर 2, यानी कि एडवर्ड सेगविन ने क्या किया? मंदबुद्धि बालकों को शिक्षित करने के लिए प्रथम विद्यालय स्थापित इन्होंने किया है, एडवर्ड साहब ने। तो विकल्प नंबर 2 आपका बिल्कुल सही होगा। जो कि याद रखना है आपको, स्वयं के महत्व के बारे में हमारी अवधारणा कहलाती है। स्वयं के महत्व के बारे में आत्मगौरव, स्वचेतना, स्वदक्षता या फिर आत्मनिगरानी क्या कहलाती है? स्वयं के महत्व के बारे में हमारी अवधारणा। प्रश्न क्रमांक 4। तब प्रश्न क्रमांक 4 का आपका उत्तर होगा दोस्तों आत्मगौरव, यानी कि जो विकल्प नंबर 1 है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। स्वयं के महत्व के बारे में हमारी जो अवधारणा कहलाती है वो क्या कहलाती है? आत्मगौरव। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। डिसलेक्सिया मुख्य रूप से खालिस्तान की समस्या से संबंधित है। सुनने की समस्या से, पढ़ने की समस्या से, बोलने की समस्या, बोलने और सुनने की समस्या? डिसलेक्सिया मुख्य रूप से खालिस्तान की समस्या से संबंधित है। प्रश्न क्रमांक 5। तो आपने बिल्कुल और राइट कमेंट बताया है, पढ़ने की समस्या। डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? पढ़ने की समस्या से संबंधित है। प्रश्न क्रमांक 5 का उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर 2। अगला देख लेते हैं, कविता को याद करने में प्रयुक्त विधि को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? बड़े पैमाने का अधिगम, वितरित शिक्षा, क्रमिक संस्मरण या फिर युग्मित सहयोगी अधिगम? कविता को याद करने में प्रयुक्त विधि को कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 6। तो आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा क्रमिक संस्मरण, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका 3 है वो सही हो जाएगा। क्रमिक संस्मरण क्या कहलाता है? कविता को याद करने में प्रयुक्त विधि को कहा जाता है क्रमिक संस्मरण, विकल्प नंबर 3। अगला देख लो, एक व्यक्ति जिसमें
प्रेरक उपलब्धि की कमी है, प्रेरक उपलब्धि की कमी वह प्रदर्शित करेगा। आत्म आश्वासन, निराशावाद, सकारात्मक दृष्टिकोण या फिर व्यवहारवाद। एक व्यक्ति है और उस व्यक्ति में प्रेरक उपलब्धि की कमी है, तो वह क्या प्रदर्शित करेगा निम्न में से? प्रश्न क्रमांक 7 का उत्तर बताना है। तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों निराशावाद। निराशावाद यानी विकल्प नंबर जो 2 है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देख लेते। मोहन गणित में कमजोर छात्र है, निम्न में से कौन सा परीक्षण उपरोक्त कथन का सर्वोत्तम समर्थन करता है? मोहन गणित में कमजोर छात्र है, निम्न में से कौन सा परीक्षण उपरोक्त कथन का सर्वोत्तम समर्थन करता है? बुद्धि परीक्षण, अभिवृत्ति परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण या फिर कौशल आधारित परीक्षण? कौन सा परीक्षण है जो उपरोक्त कथन का सर्वोत्तम समर्थन करता है? प्रश्न क्रमांक 8। तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा उपलब्धि परीक्षण, यानी कि जो विकल्प नंबर 3 है वो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आप काउंट करते जाएं अपने जितने भी आप प्रश्न के सही उत्तर बता रहे हैं और लास्ट में बताना भी है कि कितने प्रश्न आपने अटेम्प्ट किए हैं और कितने प्रश्नों के उत्तर आपसे बने हैं। ठीक है, और लास्ट में एक प्रश्न आपको दिया जाएगा जिसका उत्तर आपको कमेंट में लिखना है। कैटल ने अपने व्यक्तित्व के सिद्धांत में स्रोत लक्षण के कितने युग्म दिखाए हैं? कितने दिखाए हैं? 16, 32, 14 या फिर 22? प्रश्न क्रमांक 9। तब आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 16, यानी विकल्प नंबर 1 सही होगा। कैटल ने अपने व्यक्तित्व सिद्धांत में स्रोत लक्षण कितने युग्म दिखाए? तो युग्म दिखाए हैं 16। ठीक है, 1 नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। शिक्षक पात्रता परीक्षण किस प्रकार के परीक्षण का एक उदाहरण? जी हाँ दोस्तों, अगर आप शिक्षक पात्रता परीक्षण का पेपर दे रहे हैं तो आपको पता होनी चाहिए कि ये किस प्रकार का एक परीक्षण होगा। परीक्षण का उदाहरण है तो अभियोग्यता परीक्षण का, सृजनशीलता का, बुद्धि का या फिर व्यक्तित्व का? प्रश्न क्रमांक 10 का उत्तर जल्दी से कमेंट में लिखें। तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा अभियोग्यता का, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका 1 है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। शिक्षक पात्रता परीक्षण किस प्रकार के परीक्षण का एक उदाहरण है? तो अभियोग्यता का। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। किसी भाषा में अर्थ को दर्शाने वाली सबसे छोटी इकाई को खालिस्तान कहा जाता है? किसी भाषा में अर्थ को दर्शाने वाली सबसे छोटी इकाई को कहा जाता है स्वनिम, वाक्य विन्यास, शब्द या फिर रूपिम? क्या कहा जाता है? प्रश्न क्रमांक 11 का उत्तर बताना है। अर्थ को दर्शाने वाला यहाँ पर कहा, किसी भाषा में अर्थ को दर्शाने वाली सबसे छोटी इकाई को कहा जाता है? तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा रूपिम। रूपिम यानी कि शब्द, है ना? अर्थ को प्रदर्शित करने वाली सबसे छोटी इकाई क्या है? शब्द है, यानी कि रूपिम है। 4 नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में कौन स्मृति की प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है? तो स्मृति की प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है बताना है। भंडारण नहीं है, पुनः प्राप्ति, इनकोडिंग या फिर प्रेरणा? स्मृति की प्रक्रिया का हिस्सा कौन सा नहीं है? प्रश्न क्रमांक 12। तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा प्रेरणा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन स्मृति की प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है? तो प्रेरणा नहीं है। 4 नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, स्मृति के किस भाग में 15 से 25 सेकंड में अनावश्यक जानकारी को भूल जाना शामिल है? तो स्मृति के किस भाग में 15 से 25 सेकंड में अनावश्यक जानकारी को भूल जाना शामिल है? दीर्घकालीन स्मृति, संवेदी रजिस्टर, चलन स्मृति या फिर लघुकालीन स्मृति? प्रश्न क्रमांक 13। तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा लघुकालीन स्मृति, यानी कि 15 से 25 सेकंड में अनावश्यक जानकारी को भूल जाना शामिल है। तो कौन सी स्मृति में है? लघुकालीन स्मृति, यानी कि विकल्प नंबर 4 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं दोस्तों, निगमनात्मक विधि इस प्रकार की होती है। आपने आगमन और निगमन विधि पढ़ी है, तो निगमनात्मक विधि किस प्रकार की होती है? उदाहरण से दृष्टांतों की ओर, नियमों से अवलोकन की ओर, सामान्यीकरण से विनिर्देशों की ओर या फिर अवलोकन से उदाहरण की ओर? प्रश्न क्रमांक 14 का उत्तर। तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा नियमों से अवलोकन की ओर। विकल्प नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नियमों से
अवलोकन की ओर, ठीक है, ये सही होगा। अगला देख लेते हैं, माँ और उसके बच्चे के बीच मजबूत बंधन का वर्णन करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? प्रेम का, सुरक्षा का, मातृत्व या फिर ममता का? माँ और उसके बच्चे के बीच मजबूत बंधन का वर्णन करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? प्रश्न क्रमांक 15। तो 15 का बिल्कुल सही आंसर होगा ममता, यानी 4 नंबर। माँ और उसके बच्चे के लिए मजबूत बंधन का वर्णन करने के लिए ममता शब्द का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अगला देख लेते हैं, वंशानुगत कारक बच्चे के खालिस्तान के समय से अपना प्रभाव शुरू करते हैं। किस समय से? विकास के समय से, वृद्धि के समय से, गर्भाधान के समय से या प्रारंभिक वर्ष से? तो वंशानुगत कारक बच्चे के खालिस्तान के समय से अपना प्रभाव शुरू करते हैं। प्रश्न क्रमांक 16। तो आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? गर्भाधान के समय से, ठीक है। 3 नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी सफलता के लिए एक बच्चे की विशेषताएं हैं? कौन सी सफलता के लिए एक बच्चे की विशेषताएं? अधिगम पर लगातार ध्यान केंद्रित करना, स्वयं पर ध्यान केंद्रित करना, कार्य पत्रक और नोट्स व्यवस्थित करना, भाग्य पर विश्वास करना। तो कौन सी सफलता के लिए एक बच्चे की विशेषताएं हैं? प्रश्न क्रमांक 17, सफलता के लिए बताना है आपको। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? अधिगम पर लगातार ध्यान केंद्रित करना, ये सफलता के लिए विशेषता मानी जाएगी। 1 नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। अगला देख लेते हैं दोस्तों, कौन सा मूल्यांकन पूर्व निर्धारित मानकों के एक निश्चित सेट के विरुद्ध छात्र के प्रदर्शन को मापता है? वो मूल्यांकन कौन सा है? पूर्व निर्धारित मानकों के एक निश्चित सेट के विरुद्ध छात्र के प्रदर्शन को मापता है। वो मूल्यांकन क्या कहलाता है? सामान्य संदर्भित आकलन, मानदंड संदर्भित आकलन, नैदानिक आकलन या फिर उपलब्धि का आकलन। प्रश्न क्रमांक 18। तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा मानदंड संदर्भित आकलन, यानी कि जो विकल्प नंबर 2 है वो बिल्कुल सही होगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस प्रकार के बच्चों की शिक्षा हेतु सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है? मंदबुद्धि बच्चों की, दृष्टि दोष युक्त बच्चों की, मूक बधिर बच्चों की या इनमें से कोई नहीं? किस प्रकार के बच्चों की शिक्षा हेतु सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है? प्रश्न क्रमांक 19। तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा मूक बधिर। मूक बधिर यानी कि विकल्प नंबर 3, मूक बधिर बच्चों की शिक्षा के लिए सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। याद कर लेना, महत्वपूर्ण है। अगला देखो, एक बालक जो शारीरिक दोषों से ग्रस्त है उसमें उत्पन्न होती हैं क्या? संवेगात्मक स्थिरता, अच्छी आदतें, मिथ्याभिमान या फिर हीनता की भावना? प्रश्न क्रमांक 20 का उत्तर सही आना चाहिए आपका। तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा हीनता की भावना, यानी 4 नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। एक बालक जो शारीरिक दोषों से ग्रस्त है उसमें उत्पन्न होती है हीनता की भावना। 4 नंबर आपका सही हो जाएगा। दोस्तों 20 प्रश्न आपने अटेंड किए हैं, 20 में से कितने किए हैं जल्दी से कमेंट में लिखें। और साथियों, आपको एक प्रश्न का उत्तर कमेंट में लिखना है कि डिस्ग्राफिया मुख्यतः किस कठिनाई से जुड़ा है? डिस्ग्राफिया पठन की, लिखने की, चित्रकला करने की या फिर सुनने की? ये 4 विकल्प हैं। उत्तर आपका कमेंट में होना चाहिए। सभी लोग बताएंगे जितने भी साथी देख रहे हैं, डिस्ग्राफिया मुक्त किस कठिनाई से जुड़ा हुआ है? प्रश्न क्रमांक 21। और दोस्तों आपको लाइक कर देना है वीडियो को, है ना। सभी लोग एमपी टेट वाले, रीट सीटीटी एग्जाम वाले, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है वीडियो के। आपने प्रश्न अटेंड किए हैं, आपको कितने नंबर मिले हैं, कितने सही किए हैं, वो जल्दी से आपको कमेंट में जरूर लिखना है और उत्तर जरूर बताना है प्रश्न का, ठीक है। इंस्टाग्राम से भी जुड़ जाना है, फेसबुक से सुमित जैन सर्च करना है, व्हाट्सएप से, टेलीग्राम और ट्विटर से जरूर जुड़ना है, ठीक है। एमपी टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो रीट की कर रहे हैं, सीटीईटी एग्जाम, यूपी टेट, सुपर टेट आदि की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए विशेषकर बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। जय हिंद।